डब्ल्यूएचओ का इस समय पे जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अफ्रीकन हैं, आपको पता होगा, इथियोपिया से हैं, डॉक्टर टेड्रोस करके हैं, वो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं। उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो ये वाले आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो ये कोरोना वायरस है इसकी जो चीन से फैलने की गति थी उस पर नजर नहीं रखी, और इसके फैलाव को दुनिया को समय रहते हुए उन्होंने नहीं बताया। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चीन के साथ मिलकर के और साजिश रची। हालांकि ज्यादा संभावना जो है इसमें वो इस बात की है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन की बात पर भरोसा कर लिया, और जैसा चीन ने रिपोर्टिंग करी वैसी रिपोर्टिंग को उन्होंने दूसरे दुनिया के देशों के साथ शेयर किया। जबकि बाकी देशों का कहना है कि डब्ल्यूएचओ को अपनी इंडिपेंडेंट जांच भी करनी चाहिए थी, और सिर्फ चीन के जो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी चीन सरकार के द्वारा, अकेले उस पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा दुनिया के देशों का डब्ल्यूएचओ पे आरोप है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, चीन के साथ जो सूचनाएं थी वो तो खैर हमने ली, लेकिन हमने इंडिपेंडेंट भी जांच करी और हमने समय रहते हुए दुनिया को इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये फैल रहा है वायरस। तो डब्ल्यूएचओ का पक्ष अपनी जगह पे है, और जो बाकी देश है और खास तौर से अमेरिका ज्यादा आक्रामक हो रहा है। और अमेरिका ने फिर डब्ल्यूएचओ की, पिछले दिनों आपने पढ़ा भी होगा कि जो वो शेयर देता है उसको खर्चे के लिए, उसको उसने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया है। तो ये राजनीतिक है पहलू ज्यादा, और इस पहलू को समझने के लिए थोड़ा सा अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी कि अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं। और आप भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस बीमारी से, और दुनिया में अमेरिका की छवि कैसी थी ये भी आप समझ सकते हैं। तो दुनिया में अमेरिका की जो छवि थी वो सुपर पावर की है, किसी भी मुश्किल हालात से बाहर निकलने की उसकी क्षमता पर सभी लोग भरोसा करते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। वहाँ की जो रिस्पांस टीम है, किसी भी मतलब खतरे के बारे में जो वो रिस्पांस करती हैं, उनका रिस्पांस टाइम बहुत कम है, यानी बहुत जल्दी क्विक रिस्पांस करते हैं। इन सब क्वालिटी के होते हुए भी अमेरिका कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है ये सब आपने न्यूज में पढ़ते ही हो। ठीक है, तो अमेरिका इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाए। एक्चुअली आप भी अंदाज लगा सकते हो, कॉमन मैन भी अंदाज लगा सकता है कि अमेरिका वाकई हैंडल नहीं कर पाया इसको, सिचुएशन को। और क्योंकि शुरू में ट्रंप के जो बयान थे वो भी इसी तरह के थे कि मतलब कुछ नहीं होना और हम अमेरिका हैं, हमें जानते नहीं हो। तो जैसे होता है, एक ईगो होती है, एक अहम होता है, और अमेरिका उस अहम की स्थिति में है भी क्योंकि उसके पास सारी सुविधाएं हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका जितनी बुरी तरह से असफल हुआ इसको हैंडल करने में, अब उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। और चुनाव इस साल है ही है वहां पे। तो अब आप ऐसे सोचो कि अमेरिकन जनता अपनी सरकार को किस रूप में देखेगी और कैसे वोटिंग करेगी। तो ट्रंप के दिमाग में, यानी जो राष्ट्रपति हैं उनके दिमाग में सबसे पहली जो बात है ना वो इलेक्शन को लेकर के है कि इलेक्शन में मेरा असेसमेंट वहां की जनता किस तरीके से करेगी। तो वो अपनी गलती को डब्ल्यूएचओ के ऊपर और चीन के ऊपर मर रही है, पहली बात। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जो आपको मतलब यहाँ पे डिस्कशन के मतलब उसमें सबसे पहला बिंदु है। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि क्या वाकई चीन ने कोई साजिश करी है, जो कि आप तमाम मीडिया चैनल में और तमाम उसमें अखबारों में और जो सोशल मीडिया है उसमें तो तमाम बात आ ही रही है कि चीन ने मतलब ये फैलाया है। तो इसके लिए दो तीन बिंदु हैं। पहली बात तो कि जो ये वायरस है, इस वायरस को जीनोम जैसे इसका जो मतलब मैपिंग की गई है जीनोम की, तो उससे ये तो साफ है कि ये आर्टिफिशियली बना हुआ वायरस नहीं है, ये वायरस नेचुरल है। एक बात तो ये साफ है इसमें। ठीक, अब दूसरी बात कि ये हो सकता है कि वहां की लैब से, वुहान की लैब से, क्योंकि वुहान में वायरस पर स्टडी करने की, रिसर्च की दुनिया की सबसे बड़ी लैब है वुहान में, और अमेरिका सरकार उसको सहायता भी देती है। ठीक है, तो अब मैं दो बातें यहाँ पे बोलूंगा।
जो अभी तक निकल के आ रही हैं, बाकी तो आगे निकल के आएंगी तब आएंगी बातें। दो बातें कि पहली बात कि क्या ये जो प्रेजेंट वायरस है ये आर्टिफिशियली तैयार किया गया है लैब में? तो अभी तक इसके बारे में जितनी जानकारियां जुटाई गई हैं वो ये है कि आर्टिफिशियल तैयार नहीं किया गया, ये नेचुरल वायरस है। ठीक, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि क्या चीन ने इसे जानबूझ करके फैलाया है? इस बात के अभी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी ये हो सकती है कि गलती से लैब से बाहर आ गया हो, यानी कि रिसर्च इस पर चल रही हो लैब में और लैब से गलती से बाहर आ गया हो, हालांकि प्रमाण इसके भी नहीं है। दूसरी हो सकती है किसी ने जान के फैलाया हो, प्रमाण इसके भी नहीं। ठीक, तो अब आप बस समराइज करेंगे 3 बिंदुओं पे जो मीडिया में जो बातें चल रही हैं, मैं उनको आपको समराइज कराता हूं। पहला बिंदु क्या है कि क्या ये कृत्रिम है वायरस? तो अभी तक जो जीनोम की मैपिंग हुई है अलग अलग देशों में, उस मैपिंग से क्या पता चला है कि ये कृत्रिम नहीं है, नेचुरल है। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि 2 जानवर, एक तो चमगादड़ और एक होता है पेंगोलिन, चीन में दोनों का मांस बहुत खाया जाता है, चमगादड़ का भी बहुत खाया जाता है और पेंगोलिन का भी बहुत खाया जाता है। और चमगादड़ में और पेंगोलिन में इस तरह के वायरस बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और ये जो मार्केट है चमगादड़ और पेंगोलिन की मांस की बिक्री का मार्केट, वो वुहान में ही है। ठीक है, तो जो एक पक्ष है उनका कहना यह है कि ये वायरस चमगादड़ या पेंगोलिन से वुहान के किसी आदमी में, यानी वुहान का कोई पर्सन मार्केट में चमगादड़ या पेंगोलिन खरीदने गया होगा, वो उसके कांटेक्ट में आया वायरस, और उस आदमी के द्वारा ये वायरस दूसरे देशों में जाकर के फैल गया, इन्फेक्शन बढ़ गया। एक थ्योरी ये है, यानी किससे फैला? ये चमगादड़ और पेंगोलिन से। ये काफी वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब दुनिया में ज्यादा वैज्ञानिक इस थ्योरी को मान रहे हैं, एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी कि चीन की लैब से बाहर निकला हो, चीन में रिसर्च के लिए इस वायरस को मतलब वहां पे रखा गया हो और वहां की लैब से ये बाहर निकला हो, चाहे तो गलती से चाहे जानबूझकर। इस बात के अभी स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। इसकी जांच की बात यूरोप भी कर रहा है और इसकी जांच की बात यूएस भी कर रहा है, हालांकि चीन इसका लगातार विरोध कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी लैब से बाहर निकला है। ठीक, तो बस इन बिंदुओं पे हम इसको समराइज करके खत्म करते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, तुम अनम्यूट कर लो अपने आप को, चलो। हाँ बोलो। अनम्यूट ही है शायद सर। हाँ मैंने कर दिया, चलो। जी, सर मैं ये बोल रही थी कि पहले जब मतलब न्यूज़ में ये बोला जा रहा था कि जो मतलब उसके लिए चाइना को इसीलिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि जो उसका ओरिजिनेशन था वायरस का, वो स्टार्टिंग हुई थी वुहान से। और सर ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना को रिस्पॉन्सिबल इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मतलब अपना जो रियल जो डेटा था, मतलब जो मरने वालों की संख्या थी वो छुपाई गई थी, मतलब एग्जैक्ट वो एस्टीमेट नहीं बता रहे थे कि इतने लोग हमारे यहाँ मर गए हैं, उन्होंने छिपाया है ऐसा कहा जा रहा था। तो हाँ सर ये किस हद तक सच है कि उन लोगों ने सच में डेटा छिपाया, इस वजह से कि लोग ये सोचने लगेंगे कि चाइना मतलब कितना हेल्पलेस या वीक है जो इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा है या ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये संभव है, ये संभव है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि जब हेलो। तक किसी चीज के प्रमाण नहीं मिलते तब तक हाँ इसको आईटी एग्जाम टास्क। पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मान के चलते, मतलब ऑथेंटिक हेलो। नहीं मान के चलते। लेकिन हाँ ये संभव है कि उसने डाटा छुपाया हो। लेकिन एक बात और है कि पहले वाली है। चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डाटा छुपाने का, दूसरी वाली ठीक है? डाली है, वो 94 क्योंकि है ना, चीन में 49 आप हो जानते हो कि लोकतंत्र नहीं है, आपको ये जानकारी हाँ है कि चीन में हाँ, नहीं हमारी तरह 94 या पहले अमेरिका डाला था, की वो तरह, ब्रिटेन 49 है की ना। तरह लोकतंत्र नहीं है। हाँ ठीक है, तो लोकतंत्र ना होने की जी वजह से वो पहले भी ऐसे करके छुपाता रहा है, तो ऐसा हो सकता है। और अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये लोकतंत्र है, यहाँ डाटा छुपाना संभव नहीं है, चीन में डाटा छुपाना संभव है।
ठीक है। तो सर जो अदर कंट्रीज हैं वो ये भी मतलब कह रही थी कि है ना जो चाइना है उसने है ना डेटा छिपा लिया है, इस वजह से जो और कंट्रीज हैं उन्हें इतनी दिक्कत आ रही है उस पे कोरोना वायरस से मतलब निपटने में। तो वो कह रहे थे कि अगर हमें पहले से पता चल जाता कि वहाँ जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मतलब और अच्छे से तैयार हो सकते थे या फिर वायरस से लड़ सकते थे। हाँ ये अगर हमें मतलब पता चल जाता कि इतना ज्यादा ये चीज इतनी मतलब डेंजरस है, तो हाँ ऐसा तब हो तक सकता कोई है, ना कोई ट्रीटमेंट ढूंढ लेते, कुछ तो हो पाता। ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा सर हो। एक और सवाल है मेरा हाँ कोरोना वायरस से रिलेटेड। हाँ। सर मैंने कल पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या है कोरोना पेशेंट्स की, हम्म तो सर उसमें ये था कि जो कोरोना वायरस होता है उसके दो स्ट्रेन होते हैं। हम्म दो स्ट्रेन, एक एल स्ट्रेन होता है और एक एस स्ट्रेन होता है। हम्म और जो एल स्ट्रेन है वो ज्यादा खतरनाक है एस स्ट्रेन से, और शायद एल स्ट्रेन का जो ओरिजिनेशन था वो वुहान से हुआ है, हम्म ओरिजिनेशन। तो हम्म। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन क्या है, मतलब स्ट्रेन होता क्या है और ये जो दो टाइप हैं ये क्या है? हाँ स्ट्रेन स्ट्रेन समझो थोड़ा सा, जैसे शायद तुम्हारा तो ये सब्जेक्ट रहा है जहां तक मुझे लगता है, तो तुम जैसे डीएनए आरएनए के बारे में जानती हो, बाकी लोग भी डीएनए आरएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए किसका बना होता है, ये सब जानते हो आप। डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड की एक निश्चित सीक्वेंस होती है, निश्चित क्रम होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को समझो जैसे अंग्रेजी के लेटर होते हैं ना, अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके अल्फाबेट होते हैं। मैंने क्लास में भी कभी आपको जैसे समझाया हो, आपको याद आ रहा हो तो जैसे अल्फाबेट मान लीजिए, जैसे एक अल्फाबेट है पी, एक है ओ, एक है एस, एक है टी, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंग्रेजी की लेटर है ये पी ओ एस टी, ठीक है। अब देखो इनकी सीक्वेंस, हम इनको इसी सीक्वेंस में लिखें पी ओ एस टी, तो क्या वर्ड बन जाएगा? पोस्ट। पोस्ट। इन्हीं की सीक्वेंस बदल दें हम, देखो ऐसे लिखते हैं इसी को एस टी ओ पी, क्या हो गया? स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप का अलग मतलब आएगा निकल के, पोस्ट का मतलब अलग निकल के आएगा, ठीक है। हम इनकी फिर एक सीक्वेंस बदल दें एस पी ओ टी, स्पॉट, नई सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इस तरह से सीक्वेंस बदली है ना, जैसे पोस्ट हुआ उन्हीं लेटर से, स्टॉप हुआ, स्पॉट हुआ उन्हीं चार लेटर से, इनको तीनों को बोलेंगे हम स्ट्रेन, अलग अलग, ये अलग अलग स्ट्रेन कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो जैसे डीएनए में सीक्वेंस बदल जाएगी अगर, तो डीएनए बदल जाता है, आरएनए में सीक्वेंस बदल जाएगी तो आरएनए बदल जाता है। वो बदला हुआ आरएनए कहलाएगा डिफरेंट स्ट्रेन, पहले वाले का डिफरेंट स्ट्रेन। क्लियर? अच्छा, अभी आज की ही न्यूज है, अभी अभी शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, आप बाद में पढ़ के देखना उसको, कि भारत में ही उसके 17 स्ट्रेन मिले हैं वायरस के। जो ये कोरोना वायरस है इसके 17 स्ट्रेन हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि उनमें 17 अलग अलग प्रकार का सीक्वेंस मिला है, और जो दवाइयां खोजी जाती हैं, मेडिसिन या टीके वगैरह खोजे जाते हैं, ये स्ट्रेन के हिसाब से खोजे जाते हैं, और स्ट्रेन बदलना कहलाता है म्यूटेशन। तो ये बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो एल और एस की तुम जो बात कर रहे हो, बस वो उनको वो नाम दे देते हैं अलग अलग स्ट्रेन को, ठीक है। और कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं है ये तो स्टडी में आता है निकल करके। तो उन्होंने जैसे देखा हुआ कि ज्यादा लोगों में ये वाला स्ट्रेन है, ठीक है, इनको ज्यादा सीरियस इलनेस हो रही है, इस वाले स्ट्रेन से कम सीरियस इलनेस हो रही है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट में आपकी समझ में आ गई कि स्ट्रेन हम किन्हें कहते हैं और स्ट्रेन बनते कैसे हैं, ये म्यूटेट करके बनते हैं। तो म्यूटेशन लगातार होता रहता है इनमें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी हो रहा है आजकल, ठीक है। तो अभी जैसे आज की जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ, आज की जो न्यूज बता रहा हूँ मैं, कि 17 स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, कि 17 स्ट्रेन इसके मौजूद है, ठीक है। हालांकि उनमें माइनर डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन माइनर डिफरेंस भी मतलब सिम्टम्स में, सीरियसनेस में, इनमें बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्लियर? चलो और बोलो। सर डिफरेंट स्ट्रेन्स को ट्रीट करने के लिए उसके लिए मतलब अगर वैक्सीन पॉसिबल हो तो फिर वो अलग अलग ही बनानी पड़ेगी हाँ बिल्कुल, अलग अलग स्ट्रेन के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, कि 2009 में स्वाइन फ्लू फैला था, आपने कभी पढ़ा होगा तो। स्वाइन फ्लू भी यही कोरोना वायरस से ही होता है,
ठीक है। 2009 में काफी लार्ज स्केल पे फैला था वो, लेकिन भारत तक नहीं आया था हालांकि। तो उस समय पर यूएस वगैरह में काफी इस पे काम हुआ और इसके लिए वैक्सीन पे काम हुआ काफी, लेकिन उसके बाद फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कुछ दिन बाद ही। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि एक तो स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन रुक गया, दूसरा उसका स्ट्रेन बदल गया। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी रिसर्च पे खर्चा करेगी, वैक्सीन बनाने में बहुत खर्चा आता है, रिसर्च पे किसी कंपनी ने खर्चा किया, उसके बाद पता लगा कि उसकी अब आगे जरूरत ही नहीं रह गई है, तो मार्केट में तो बिकेगा नहीं वो वैक्सीन, और मार्केट में नहीं बिकेगा तो उस कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट हो चुका। और कंपनियां तो आपको मालूम है कि किस चीज पे इन्वेस्ट करती हैं, जो चीज सेल होगी। अगर सेल ही नहीं होगी तो इन्वेस्ट क्यों करेंगी? तो अब इस समय भी कंपनियों के सामने दुविधा ये है कि मान लो हमने वैक्सीन डेवलप भी किया और डेवलप करने के बाद पता लगा स्ट्रेन ही बदल गया या बीमारी रुक गई, तो लोग तो खरीदेंगे नहीं उस वैक्सीन को। तो इसलिए कंपनियां कह रही है कि सरकार मदद करे, हम अपना पैसा इस पर इन्वेस्ट नहीं करें और सरकार हमारी मदद करे। तो सरकार अगर मदद करेगी तो हम वैक्सीन खोजेंगे। तो इस समय पर दुनिया भर में जो WHO की रिपोर्ट है वो ये है कि करीब 78 वैक्सीन का काम चल रहा है, लगभग 78 वैक्सीन पर काम चल रहा है, और 78 में से 6 वैक्सीन ट्रायल के लेवल पर चल रही है। तो इस तरह से काम तो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन कितना सक्सेस होगा ये स्ट्रेन पर और इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इसके। थोड़ा सा हाँ मुकेश बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? ये कह रही थी कि जैसे नेटवर्क बढ़ जाए, वो सॉरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये वायरस अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब सर आपने बताया था कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, तो ये मर कैसे जाएगा, किस बेस पे कह दिया? नहीं, मर तो जाता है, वायरस मर जाता है। मतलब टेम्परेचर को तो कोई भी बायोमोलिक्यूल सहन नहीं कर पाता। पहले एक शब्द समझो, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल शब्द यानी कि जीवन के निर्माण में काम आने वाले अणु क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल या जैविक अणु कहलाते हैं। ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सब क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वो बात अलग है कितने टेम्परेचर के प्रति। ठीक है। तो खास तौर से ऐसे माना जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, बायोमोलिक्यूल जितने भी, तो जैसे ये वायरस भी बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बना है। ठीक। सर तो वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है ना? बीच की कड़ी इस आधार पर कहते हैं उसको कि उसमें दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं, लिविंग के कैरेक्टर भी मिलते हैं और नॉन लिविंग के भी मिलते हैं। देखो ऐसे समझो इसको, इस पॉइंट को, कि वायरस में नॉन लिविंग के कैरेक्टर क्या होते हैं और लिविंग के कैरेक्टर क्या होते हैं, तो समझ में आ जाएगी। वायरस बना तो बायोमोलिक्यूल्स का ही होता है, लेकिन कैरेक्टर देखो, जीवित, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज जीवित है, तो हमें कैसे लगता है कि वो जीवित है? यानी उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि वो सांस लेता है, खाना खाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है, संख्या बढ़ाता है अपनी, इन आधार पर हम जीवित कहते हैं उसको। लेकिन वायरस ना तो सांस लेता है, ठीक है, ना खाना खाता है वायरस, तो इस आधार पर क्या कह रहे हैं वायरस को? नॉन लिविंग। ठीक है। यानी सांस लेना और खाना खाना जीवितों का ये बहुत बड़ा गुण माना जाता है, सबसे पहला गुण माना जाता है, और ये दोनों ही गुण वायरस में नहीं होते, इसलिए हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। तो नॉन लिविंग इसलिए नहीं कहते वो बायोमोलिक्यूल का नहीं है, बायोमोलिक्यूल से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ने पर नष्ट हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक। तो इस वजह से संभावना है, लेकिन अभी इस तरह की भी बहुत स्टडी नहीं है। अमेरिका में एक स्टडी आई है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कम होगा इन्फेक्शन, लेकिन अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा। ऑस्ट्रेलिया में सर ऐसा हुआ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो काफी टेम्परेचर चल रहा है। हाँ, वहाँ हुआ नहीं है। हालांकि अभी यूएस की एक स्टडी आई है कि टेम्परेचर बढ़ने पर थोड़ा कम होगा, लेकिन वो भी कंफर्म स्टडी नहीं है। ठीक सर। अच्छा, अब बस लगे हाथ एक पॉइंट और यहाँ पे समझ के इसको बिंदु को खत्म करेंगे के हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? कुछ पूछना किसी को? सर मैं ये पूछ रही थी, अभी जो करंट में चल रहा है, जैसे अभी जैसे जैविक वाली बात आई है, तो कहीं ना कहीं एक, चलो एक चीज तो बोल देते हैं ये नेचुरल है वायरस, दूसरी चीज ये भी देखी जा रही है
कि हो सकता है ये जैविक हथियार हो, तो मतलब इसके साथ एक नई थ्योरी भी निकल रही है जैविक हथियार बनाने वाली, कि देश अब अलग तरीके से, हर देश अलग तरीके से प्रगति करने की सोच रहा है, युद्ध में आगे बढ़ने की सोच रहा है हर तरीके से। तो ये जैविक हथियार किस तरीके से रोल करेंगे इसमें? जैविक हथियार ये नई थ्योरी नहीं है, पहले ये जान लो। जैविक हथियार तो दुनिया हाँ। में, जैविक हथियार और रासायनिक हथियार, ये तो दुनिया की बहुत पुरानी थ्योरी है, ठीक है। यानी कि कोई देश दूसरे देश में वायरस या बैक्टीरिया फैला दे, ऐसे समझो। देखो जैसे जैविक हथियार हम किन्हें कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि कोई देश किसी शहर की पानी की सप्लाई में, जहां से पानी की सप्लाई होती है, वहां पर कोई वायरस या बैक्टीरिया फैला दे, उसमें डाल दे, घोल दे। ऐसे समझना, मान लो कि 4 लोग कुएं से पानी भरते हैं, ठीक है, और कुएं में कोई इंफेक्शन डाल दिया जाए या कोई जहर डाल दिया जाए, ठीक है। तो जहर डाल दिया जाए तो कुएं से पानी, सब लोग, जो लोग कुएं का पानी पिएंगे वो मर जाएंगे। तो वो तो हो गया रासायनिक हथियार, अगर उसमें जहर डाल दे तो, ठीक है। और उसी में अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे हम लोग टीबी का बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है, प्लेग का बैक्टीरिया डाल दिया, चेचक का वायरस डाल दिया पानी में, उस पानी को पिएंगे तो उनमें चेचक फैल जाएगा, तो वो जैविक हथियार कहलाता है, ठीक है। तो ये जैविक हथियार और रासायनिक हथियार, ये तो दुनिया की पुरानी थ्योरी है। आप अगर रिमाइंड करें तो अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया था, सद्दाम हुसैन पर जो हमला किया था 2003 में, उस पर रासायनिक हथियारों का ही तो इल्जाम था कि इराक ने रासायनिक हथियार बनाए हैं और वो रासायनिक हथियार उसने स्टोर कर रखे हैं। तो ये तो थ्योरी पुरानी है, ठीक है। लेकिन रही बात इसकी कि क्या ये चीन का, अभी मैंने डिस्कस कराया था, तुमने शायद, तुम बाद में जुड़ी हो, मैंने शुरू में डिस्कस कराया था कि एक थ्योरी आ रही है ना कि ये चीन का जैविक हथियार है, ऐसा एक थ्योरी है। हाँ। तो अभी इस बात के प्रूफ नहीं है कोई, बस ऐसे इतना मान के यहीं पर खत्म करते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ऐसे कहना कि क्या ये चीन का जैविक हथियार है, तो ऐसे बोलेंगे इस बात के अभी कोई प्रूफ नहीं है, बस, ठीक। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको एग्जाम में कौन सी चीजें लिखनी होती हैं, जो ऑथेंटिक होती है, जिनके प्रूफ होते हैं। इन जनरल हम मतलब तुम बातचीत कुछ भी सही है, करें, ऑथेंटिक। इन जनरल तो हम कुछ भी बातचीत करते रहते हैं आपस में तो, लेकिन जब एग्जाम में आंसर आप लिखोगे तो एग्जाम में तो आंसर आप ऑथेंटिक बातों को लिखोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा बस मैं इसमें वैक्सीन के बारे में और बता दूं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन 2 तरह की होती है, पहले तो ये जानो। वैक्सीन है, हमें कृत्रिम रूप से, लिख लो इसको पॉइंट को, वैक्सीन क्या होती है ऐसे करके लिख लो, नोट करो। देखो वैक्सीन एक प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करते हैं। वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वैक्सीन और नंबर 2 पैसिव वैक्सीन। नंबर 1 लिखो एक्टिव वैक्सीन। ये वैक्सीन कमजोर पैथोजन को इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। कमजोर पैथोजन को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। यह पैथोजन इतना कमजोर होता है कि हमारे अंदर रोग तो पैदा नहीं कर पाता, हमारे अंदर रोग तो पैदा नहीं कर पाता,
लेकिन हमारे शरीर में उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित करा देता है, जिससे भविष्य में यदि हम उस पैथोजन के संपर्क में आते हैं तब हमारा शरीर उस रोग से अपना बचाव कर लेता है। तो ये हो गया एक्टिव वैक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा है ना पैथोजन, यहाँ पे इसको समझ लो कोरोना वायरस। क्लियर? तो ये तो एक्टिव वैक्सीन हो गई। दूसरा लिखो पैसिव वैक्सीन। इस प्रकार के वैक्सीन में लैब में तैयार पैथोजन, लैब में तैयार एंटीबॉडी, पैथोजन नहीं एंटीबॉडी, हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। सर ये हाँ, ये एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। तो जैसे अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है ना, वो यही इसी कैटेगरी में आएगी। ऐसे नीचे लिख लो, वर्तमान में जिस प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है जिस प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है वह इसी प्रकार कार्य करती है। ठीक है, तो दो तरह के टीके हो गए, एक एक्टिव और एक पैसिव। इसमें भी जो एक्टिव टीके होते हैं वो ज्यादा कारगर होते हैं। एक्टिव वाले जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं बजाय पैसिव के। ठीक है, अच्छा, ये भी अभी 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे अभी कल बताया था ना कि मैंने अभी टाइम बढ़वाने के लिए किया है, तो अभी 1-2 दिन और लगेगा टाइम बढ़ने का, क्योंकि फिलहाल अभी ये 45 मिनट का ही टाइम है। ठीक है, तो अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और फिर अगले लेक्चर में, अब जैसे कोरोना से रिलेटेड तो मैंने जो करंट की चीजें सारी बताई दी हैं। ठीक, WHO और चीन की कंट्रोवर्सी भी बता दी है, वैक्सीन के बारे में भी बता दिया है। बाकी बीच बीच में अब जो भी आप पढ़ोगे और जो नई चीजें आएंगी वो आप भी पूछना और मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब फिर अगली क्लास को बिल्कुल रेगुलराइज करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है जैसे टॉपिक होता है, नहीं अकेले कोरोना पर बेस्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास चलती है वैसे ही इसे रखेंगे। और बीच बीच में आप जो कोरोना से रिलेटेड कुछ पढ़ोगे, आपके जो डाउट होंगे तो वो आप पूछते रहोगे, जैसे एज यूजुअल आप पूछते रहते हो। और क्लास का जैसा पैटर्न रहता है उसी तरह से। तो हाँ बोलो विवेक। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं नहीं, आवाज नहीं आ रही। क्या सर? अब दोबारा बोलो, अब आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा था, जैसे सर आप हमें एक टॉपिक बता दो जिसके बारे में हम थोड़ा प्रिपेयर हो लें, थोड़ा उसके बारे में पता चल जाए। हाँ ठीक बात है, जैसे तो कल के लिए टॉपिक जिसे कि आप पढ़ करके आओगे उस टॉपिक को। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्लास में लास्ट में क्या चल रहा था? उसमें वहाँ पे क्वालिटी एंड की तरफ थी शायद। हाँ सर, 2-3 दिन का रह गया था उसमें।
तो मैं सोच रहा हूँ उसी को पहले खत्म करा दूं, कंटिन्यू करा के। हाँ सर। कुछ आइडिया है किसी को कहाँ चल रहा था, या मैं कहाँ से शुरू करा दूं? पंचायत वही चल रही थी शायद, ग्राम पंचायत वगैरह से। अच्छा, तो सर अगर वो केंद्र राज्य संबंध आ गए थे। कहाँ पर? केंद्र राज्य संबंध, तो चलो अच्छा, केंद्र राज्य संबंध। रिपीट होगा तो रिपीट हो जाएगा, मैं केंद्र राज्य संबंध से शुरू करा देता हूँ। ओके, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है सर। तो कल के लिए टॉपिक लिख लो, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वहीं से शुरू करेंगे। मान लो रिपीट भी होगा तो रिपीट हो जाएगा। हाँ हाँ सर, निर्वाचन आयोग करा दिया है कॉपी में, निर्वाचन आयोग तक। तो निर्वाचन आयोग परिसीमन और आयोग आगे भी, है, परिसीमन आयोग भी हो गया। ये तो और आगे का टॉपिक है फिर। लास्ट परिसीमन आयोग कराया है सर। अच्छा, हाँ सर, पर श्रीमन आयोग ही करा दिया आपने।